उसका इम्प्लीमेंटेशन उसी दिन से ही शुरू हो जाता है जिस दिन वो पास कर दिया जाता है कैबिनेट की तरफ। और उसका रिजल्ट हमने जो पंजाब में देखा एक, वो ये देखा कि मैं 62 साल का हो गया हूँ, हमारे पंजाब में कभी कभार 25 रुपए किलो से कभी आलू का रेट नहीं थी हुआ। इस बार हमारे पंजाब में 50 से ऊपर आलू खरीदा। वो जो तीसरे नंबर का कानून है ना, जरूरी से वाला, उसका असर इतनी देर में ही इतना आ गया। इसलिए एक तो हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो कानून लाने का तरीका था ये बहुत गलत तरीका था, और ये गलत तरीका ही उनके इरादे हैं उनको प्रकट कर सकता है, उनके इरादों को हम समझ सकते हैं। जिसमें जब हम इन कानूनों की बात करते हैं तो इसमें पहला कानून है जिसमें ये कहा गया कि हम एक देश एक मंडी बना रहे हैं और किसान अपनी फसल जो कहीं भी ले जाए वो बेच दे जहां उसको ज्यादा भाव मिलता है। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई नया कानून नहीं है। किसान कहीं भी देखो, आप सेब खरीदते हो, बीकानेर में तो सेब होता नहीं, राजस्थान में भी नहीं सेब होता, पंजाब में भी सेब नहीं होता, और आपके आस पड़ोस में भी सेब नहीं होता। सेब तो सिर्फ 2 जगह से आता है, या जम्मू कश्मीर से आएगा या हिमाचल से आएगा। तो कभी जम्मू कश्मीर और हिमाचल के जो सेब बेचने वाले किसान हैं उनको दिक्कत आती है बीकानेर में सेब पहुंचाने के लिए, कि पहले उनको दिक्कत आती थी, अब उनकी दिक्कत दूर होगी? कोई दिक्कत नहीं। मतलब बात असल में की है कि ये एक देश एक मंडी नहीं बना रहे, ये पूरी दुनिया की मंडी के साथ हमारी मंडी को जोड़ रहे हैं। ये दुनिया की मंडी बन रही है, हमारा देश है वो देश की मंडी नहीं है ये इस मंडी को पूरी दुनिया की मंडी बनाना चाह रहे हैं। और उसमें चक्कर क्या पड़ गया, एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि आपके बाजरी का रेट 2150 रुपए एमएसपी इन्होंने कहा, जो ऐलान हुआ सरकार की तरफ से वो हुआ 2150 रुपए का हुआ ना। कहीं भी हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह है, कश्मीर से लेकर केरला तक, इधर आपके राजस्थान से लेकर मेघालय तक, मणिपुर तक, कि जहां 2150 रुपए की प्राइवेट इससे ज्यादा खरीदता हो। फिर अगर आप असम में बाजरी बेचने जाओगे तो वहां भी अगर 1400 रुपये मिल गया 1300 की बजाय, फिर आपको तो बेचारा उसका पहाड़ ही मार देगा। ये बात है जो किसानों को बिल्कुल ही गुमराह करने वाली है। अभी तक कोई भी क्रॉप सवाए 1-2 बार कॉटन को छोड़ के, कपास नरमे को छोड़ के, कभी भी कोई फसल है जो खास करके खाने पीने वाली, चावल बता दो, गेहूं बता दो, बाजरी बता दो, मक्का बता दो, कोई भी फसल है वो जो एमएसपी हमारी सरकार तय करती है उससे ज्यादा रेट से व्यापारी खरीदता हो। यही नहीं। फिर ये कहने का क्या मतलब कि आपको जहां रेट मिलेगा, मिलती ही नहीं यार, कहीं भी नहीं मिलता। जब कहीं मिलते ही नहीं तो हम क्या करने लेकर जाएंगे? रियल में ये है कि ये जो हमारी मतलब जो मंडियां हैं ना, हमारी सरकारी मंडियां, सरकारी समितियां, जहां हमारा फसल एमएसपी पे बिकता है, ये वो मंडियां को खत्म करके पूरी की पूरी जरा हमारी खेती आ खुली मंडी के हवाले करना चाहते हैं। खुली मंडी का मतलब कि व्यापारी अपने मन मर्जी का भाव लगाएगा, बोली लगाएगा और वो पौधों के भाव किसानों से खरीदेगा। इसलिए ये कानून
मतलब जिसको हम घट्टो-घट्ट समर्थन मूल्य बोलते हैं, एमएसपी, कम से कम समर्थन मूल्य भी जो मिल रहा है लोगों का, वो भी बंद करवाने का प्रोग्राम। वैसे खेती किसानी तो पहली घाटे में है, जब पहली ये इन पे तो कर्ज है, उसकी वजह कर्ज की क्या है, उसकी वजह, मोटी वजह यही है कि हम कोई भी चीज खरीदते हैं उस पे लिखा होगा एमआरपी। एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर हम ट्रैक्टर का बैरिंग भी लें ना, तो उस पे भी एमआरपी लिखा हुआ है। तो हम जो बाजार से चीज खरीदते हैं खेती में काम करने के लिए, वो तो हम एमआरपी पे खरीदते हैं। जो हमारी फसल बिकती है, हमारी जिन्स बिकती है, वो एमएसपी पे भी बिकने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि खेती किसानी आगे निकलेगी, या इनका मतलब कोई किसी तरीके से ये कानून रूपी सुधार करके ये खेती आगे निकल जाएगी? कैसे निकल जाएगी? इसे तरीके दे नाल जेड़ा दूसरा कानून है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट खेती बोलते हैं, ठेका खेती। ठेका खेती वाला कानून क्या है? ठेका खेती वाला कानून कहता है कि कोई भी कारपोरेट कंपनी किसान के पास आएगी, उसके पास वो फसल का ठेका करेगी और बीज वो खुद देगी, खाद वो खुद देगी, और कोई भी उसको कीटनाशक वगैरह कोई बीमारी लगती है उसकी वो जहर भी खुद देगी, और फिर वो एक मतलब रेट तय करेगी कि इस रेट पे आपसे खरीदेंगे। कंपनियां क्या करती हैं? मैं आपको पंजाब की एक एग्जांपल उदाहरण देना चाहता हूं। पेप्सी ने पंजाब में आलू का कॉन्ट्रैक्ट किया किसानों ने, और उन्होंने बीज भी दे दिया, खाद भी दे दी, सब कुछ दे दिया। तो उसके बाद जब आलू खेत से निकला तो वो कह रहे थे कि हम एक खास क्वालिटी का आलू ही खरीदेंगे। खास क्वालिटी के आलू का मतलब क्या था कि हमने आलू आपसे भिजवाया चिप्स के लिए। चिप्स जो बनता है वो बड़े आलू के साइज का बनता है। तो वो कहते भी हम तो ग्रेडिंग करके जो हमारे फिट आएगा वो लेंगे। उन्होंने ग्रेडिंग के लिए झारना लगाया। जो बरीक आलू था या मीडियम साइज का था वो नीचे आ गया, जो बड़े साइज का उनको चाहिए था जो ऊपर आ गया। 30% ऊपर रह गया, 70% नीचे चला गया। 30% का उन्होंने रेट दे दिया, 70% फार्मर से जेड़ा वो मंडी में ले गया, वो 2 रुपये किलो बिका। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्म का रिजल्ट है जो वो पंजाब का मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता है। अब जो ये कंपनियां आ रही हैं, जो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वो कंपनियां इस तरीके से किसान को रगड़ा लगाएंगी। और पहले तो ये लगेगा कि यार ठीक है 25 रुपए किलो बिकेगा, फिर इससे और चाहिए क्या। लेकिन फिर किसान खूब जोर लगाएगा। आप देखो प्रकृति में कोई ऐसी चीज है जो एक साइज की हो। हम एक माँ बाप के भी अलग अलग बच्चे हैं, हमारा वेट भी अलग रहता है, हमारा मतलब साइज भी अलग रहता है, हमारा कद भी अलग होता है। तो प्रकृति में ये ला ही नहीं हैगा कि आप कोई भी आलू बीजो वो एक साइज की प्रकृति आपको दे देगी, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इनके कानून में ये है, ये प्रकृति से भी ऊपर है। इसीलिए हमने जो ये एक पर्चा निकाला ना, उसकी पहली लाइन तो ये है कि जाग जाओ इस तो पहला के देर हो जाए। पहली लाइन तो हमारी यही है उस पर्चे की। दूसरा उसमें कहा हुआ है कि ये जो कानून है ये किसान के भी खिलाफ है, समाज के भी खिलाफ है और प्रकृति के भी खिलाफ है, क्योंकि ये प्रकृति को भी सुपरसीड करते हैं। दूसरी बात कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अब ये क्या ठगी करेंगे हमारे साथ। एक ठगी ये दूसरी ये करेंगे
कि वो फार्मर को कहेंगे कि आप ये GMO चीज बीजो, जेनेटिकली मॉडिफाइड, और वो 2-3 साल के लिए ज्यादा प्रोडक्शन देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कि कई बार GMO थोड़े समय के लिए ज्यादा प्रोडक्शन देती है, लेकिन 3 साल के बाद, 4 साल के बाद वो जो जमीन है, वो जो आपकी सॉइल है, वो बिल्कुल बांझ हो जाएगी। मतलब उसने दाना भी नहीं देना। पंजाब की मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि पंजाब में हमारे कुछ एरिए में ना टिंडा बोलते हैं ना, सब्जी का एक टिंडे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उन्होंने उसमें इतना फर्टिलाइजर और इतना पेस्टिसाइड वगैरह डलवाया कि 3 साल के बाद उसमें बाजरी भी हरी नहीं हुई। मतलब वो जमीन ऐसी खत्म होगी। ये जमीन कल्ला खोहेंगे ही नहीं, ये जमीन को ऐसी बंजर बना देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसी तरीके से जो तीसरा कानून है, वो तीसरे कानून में ये है कि जो बड़े कारपोरेट हैं, जो पहले हम कहते थे कि ये जमाखोर है, मतलब हमारे संस्कृति में कोई जमाखोरी करता था तब उसका जो इमेज होता था वो बुरा होता था कि यार ये जमाखोर है, और जमाखोर पे एक कानून भी लागू होता था। अब इन्होंने उसको सारे जमाखोरों को कह दिया कि यार कोई कानून आप पे नहीं लगूगा, आप जितना चाहो, जितना आपकी समर्था है उतना आप भंडारण करो, जब फसल आएगी सस्ते रेट में भंडारण कर लेना, और उसके बाद जब फसल किसान के हाथ से निकल जाएगी तो मार्केट में अपनी मनमर्जी का रेट लगाना। और उसी का रिजल्ट था कि पंजाब में 50 रुपए से ज्यादा आलू का रेट में लोगों को आलू खरीद के खाना पड़ा। अब इस बात से एक बात तो ये है कि ये हम जब कहते हैं कि ये कल्ले किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरा जन आंदोलन है, पूरे लोगों का आंदोलन है, उसका मतलब एक ये है कि जो लोग मार्केट से सामान खरीद के खाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, ये तीनों कानून उनके खिलाफ जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि इससे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और पहले तो कई लोग ये सोचते थे कि यार ये महंगाई बढ़ेगी, यार ये काम बेचना ना कर, मतलब पहला जाता मैनू बोल लैन दो, जा ये वंड लो तुसी, बाद च मैं बोलूं, फिर इन्हू बाद च वंड दो। मतलब पहले हम, मतलब लोगों के दिमाग में एक सवाल ये आता था कि यार जब महंगाई बढ़ गई फिर सरकार कैसे चलेगी, लोग तो सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। अब देखो 100 रुपए पेट्रोल हो गया, लोग कितने सरकार के खिलाफ हो गए। 50 रुपये लोग आलू खरीदे, कितने लोग सरकार के खिलाफ हो गए, क्योंकि सरकार को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। उनको पता है कि हम सत्ता में आना है तो किस तरीके से आना है। उनके पास पैसा भी है, उनके पास नशा भी है, शराब भी है, उनके पास बाहुबल भी है, और वो सबसे बढ़िया उनके पास EVM भी है। अब तो और सब खा हो गया काम। इसलिए वो ना महंगाई की ना लोगों की कोई चिंता नहीं करती। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मूवमेंट है, ये किसानों के, खास करके खेती किसानी करने वालों के वजूद की मूवमेंट है। उनके लिए तो उनके वजूद का सवाल है कि वो किसान रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये कानून तय करेंगे कि ज्यादा समा उनके पास जमीन नहीं रहेगी। पंजाब की पोजीशन अब ये है कि हमारी 95% जमीन है जो पंजाब की खेती जोग जमीन 95% पंजाबियों की बैंकों में आड़ रहन होगी। उस पे KCC ले लिया, उसके जे ले लिया, उस पे वो ले लिया, इतना लोन हो गया है कि अब मतलब कई बार ये पोजीशन आ रही है हमारे गांव में कि अगर कोई झगड़ा हो जाए ना तो जमानत कराने के लिए साफ नंबर वाली जमीन नहीं मिल रही, क्योंकि हम कलेक्टर के आगे बैठे हैं
हमारे एक झगड़ा हुआ, हमने जमानत कराई 2 लड़कों की, तो 10-12 पूरे लोग हमारे साथ थे, पूरे मुच्छा माछा वाले, पूरे सरदार, क्योंकि उनको ये था कि जब ये बच्चों को घर लेके जाएंगे तो शाम को फिर पार्टी तो होगी, और पार्टी लेने वाले वो आ गए, मतलब वहां थे। मैंने कहा कि यार वकील साहब ने कहा है कि फटाफट वो जमाबंदी ले लो, हम मतलब जमानत मंजूर होगी, हम जमानत भरनी है, बाउंड्री भरना। तो हुआ क्या, हुआ ये कि हमने 10-12 लोगों को भेज दिया कि यार फर्द केंद्र जाओ, वहां से फर्द ले आओ। वो ले आए, जब वकील साहब के आगे मैं वो फर्दा रख दी सारियां, तो वकील साहब कहने यार नंबर साफ नहीं है। मैंने कहा यार, मैंने कहा हाथ मार के, मैं कोई गर्दा गप्पा नहीं वकील साहब, पूरा साफ है कागज तो। वो कहते गर्दा नहीं, ये तो सारी आर्ड रहने वाली है, लाल अक्षरों वाली है। अब जो आप पहले ही ऑलरेडी कहने कर चुके हो, आप इस पे जमानत कैसे दे दोगे? कोई साफ नंबर लेकर आओ। पर फिर पता चला कि यार कंडीशन तो और ही बन गई। अगर आज हमारे बैंक पंजाब के, जहां हमारी जमीन पंजाबियों की आड़ रहन हुई है, पलच हुई है, वो कह दें कि भाई ऐसे करो कि हम तो धंधा बंद करने लगे हैं, बैंक वाले तो, हमारा बैंक तो बिकने जा रहा है, इसलिए हमारे को पैसे दो और आपकी जमीन फक करवा लो। हम पंजाबी में फक कराना कहते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं, फकी है जी, जमीन फक कराओ। मैं दावे से कहता हूं कि 5% भी फार्मर ऐसे जी पंजाब में से निकलेंगे जो अपना गहना गट्टा बेच के भी अपनी जमीन फक कराने की समर्था में। इसलिए आधी जमीन तो हमारी गई, मतलब हमारे तो स्थिति आधी जमीन तो गई, आधी जमीन जाने वाली है, वो जो कानून ले जाएंगे। इसलिए फार्मर आर जो अब उसको खेती से आउट किया जा रहा है इस कानूनों के। जैसे है ना, ये कह रहे हैं कि प्राइवेट लोग आए, कंपनियां आए खेती में और वो खेती करवाएं बढ़िया तरीके की, क्योंकि आज का जो कारपोरेट है वो ये कह रहा है कि बढ़िया इस्तेमाल किसी भी कुदरती संसाधन का वो कर सकता है जिसके पास या तो पूंजी है और साथ जिसके पास टेक्नोलॉजी है। सरकार क्या दलील दे रही है कि फार्मर के पास ना तो पूंजी है यार, ना इसके पास तकनीक है, इसलिए जो जमीन आज रख रहा है ये तो कुदरती जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसकी वेस्टेज हो रही है। उसका सही इस्तेमाल तब होएगा ये जमीन उन हाथों में जाए जिनके पास पूंजी है और जिनके पास टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है। अब वो तो फिर कंपनी ही है या बड़े बिग कारपोरेट हाउस ही हैं जिनके पास पैसा है, पूंजी है, और ये वो उनको ही ट्रांसफर करने का एक जरिया बन रहे हैं ये कानून। और इसी करके कई लोगों का ये सवाल आता है कि यार कितनी की देर और बैठे रहोगे, 3 महीने तो हो गए, 3 महीने क्यों, आज 99 डे हो गए, 100 दिन हो गए, कल 100 दिन हो गए, आज कै तरीक 100 दिन हो गया जी, 100 दिन हो गया। बीबीसी की खबर है नहीं, मैं बीबीसी की खबर नहीं, चलो 199 कोई गल आ, 100 दिन ते 6 तरीक नूं जिहड़ा ट्रैक्टर मार्च हो रहा ना वो 100 दिन पूरे होण ते हो रहा कि उत्थे बैठिਆਂ ਨੂੰ 100 दिन हो गए, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਾਰਚ ਦਾ मतलब वो ट्रैक्टर मार्च है ना बाहरले जिन्हों पेरीफाई रोड कह रहे हैं उस पे वो 100 दिन पूरे होने के बाद ही हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि लोगों को लग रहा है कि यार सरकार तो हल ही नहीं रही। असल में बात यह है कि सरकार तो तब हले ना अगर सरकार के सामने हमारी कोई मांग ऐसी हो कि हमारा ये भाव बढ़ा दो, हमें ये सहूलत दे दो, हमें ये पैसा दे दो, अगर कोई ऐसी बात हम सरकार के सामने रखें तो सरकार माने। अब हमने जो वहां रख दिया वो क्या रख दिया कि आप जो सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो, जो कानून बनाए हैं, हमें वो कानून मंजूर नहीं है।
यार बाद में करवा लेना ना, एडा किड्डा आफत आउण वाली आ। जे कोई रह गया कोई गल नहीं, मगरों सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਜੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਈਨ ਕਰ ਜਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਲੋਕ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हुण असीं की करिया, मतलब सरकार क्यों नहीं मन रही? सरकार इस करके नहीं मन रही कि जिहड़ा कारपोरेट का जिहड़ा घोड़ा जिहड़ा साडे खेतां 'च वड़न लई तैयार आ, असीं तां उहदी लगाम फड़न लई तैयार खड़े आ कि नहीं असीं नहीं इहनूं खेत 'च वड़न देना। ये दंदणों दा जिहड़ा आ रिहा, ये घोड़े नूं असीं उहदी बांग हत्थ नहीं फड़दी, जिहदे करके सरकार कह रही है कि फिर सिस्टम तो पार्लीमेंट थोड़ी चलाऊगी, सिस्टम तो तुसीं चलाओगे। सरकार क्यों पीछे नहीं हट रही? वो कहते हैं कि पार्लीमेंट का राइट आ कानून बनाउण दा। असीं कह रहे हैं कि पार्लीमेंट का राइट ये नहीं हैगा कि वो साडी किस्मत का फैसला करे कि असीं किसान रहांगे या नहीं रहांगे। साडे पास साडे प्यो दादियां दा दिता होया जिहड़ा कोई भी किसी कोले बिघा, किसी कोले 2 बिघे, किसी कोले 100 बिघा, वो साडे कोले रहूगी या नहीं रहूगी, ਇਹਦਾ फैसला नहीं पार्लीमेंट कर सकती। इस करके ਜਿਹੜੀ ਇਹ लड़ाई आ, ये फार्मर वर्सेस कारपोरेट आ, ये नहीं है कि मोदी सरकार नाल, सिर्फ मोदी सरकार नाल लड़ाई, क्योंकि फार्मर मोदी सरकार नूं कारपोरेट हाउस दा थप्पड़ा, वो कह रहा कि अगे ਵਧਣਾ, साथों पूंजी लेनी आ कारपोरेट तो, IMF तो, वर्ल्ड बैंक तो अगर लोन लेने ने तो सोनू साडे मुताबिक सिस्टम बनाउणा पऊगा। और असी लोग आ जिहड़े असी विकास दी उस चुंगल च फस गए कि सानू ऐ लगन लग जांदा जे किते 6 रोड सड़क बन गई या बड़ा पुल बनाता, ओवर ब्रिज बनाता कि यार बड़ा विकास हो रहा। हम तो रोड जेड़ी साडी मतलब हमारी जमीन पे बनी, जैसे क्या हुआ ना, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारे जब मानसा जो हमारा शहर है उससे 6 किलोमीटर बाहर एक सर्कल पड़ता है, वो इधर बठिंडे से आती है रोड, वो जाती है इधर पटियाला चंडीगढ़ उस सर्कल से, एक इधर सरसा से आती है, वो जाती है बरनाला लुधियाना को, वो सर्कल बनता है वहां एक। तो जो पटियाला से बठिंडे को रोड जा रही थी, उस रोड को कंपनी को देने के लिए वहां समागम रखा गया। मैं कहीं से बाहर से आ रहा था, जब मैं उतरा तो मैंने देखा यार फोर्स बहुत खड़ी है, चक्कर की हो गया यार। तो एक साइड पत्रकार बंधु खड़े थे, मैंने उनसे पूछा यार क्या बात है, आप भी खड़े हो, फोर्स भी खड़े, आप वो कहते हैं जी सुखबीर सिंह बादल जी आ रहे हैं, उस समय इनकी सरकार थी। मैं क्या करने आ रहे हैं? वो कहते हैं यार ये रोड को चौड़ी करने के लिए और बढ़िया बनाने के लिए आ रहे हैं, और वो कंपनी इस रोड को अब बनाए। मैंने कहा यार आप पत्रकार बंधु हो, हमारे भाई हो, बहन हो आप, यार आप तो सच बोल दो ना। वो कहते बिल्कुल यही कह रहे हैं हम, जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, कि उसी का तो उद्घाटन करने आ रहा है। मैं सच नहीं ना बोल रहे आप। वो कहते आप बोल दो फिर सच। मैं सच तो ये है कि ये कहो कि ये हमारी सड़क जे गहने दी जा रही है कंपनी को बेची जा रही है सड़क, और फिर वो सड़क बनाएंगे, फिर टोल लाएंगे, हमारी जमीन पे जाएगी और हमारे से ही टोल लेंगे। और जब गाड़ी कोई नहीं लेता है उਦੋਂ भी उससे रोड का किराया भराया जाता है जब उसकी आरसी बनती है, और अब हर एक टोल पे भी किराया देना पड़ रहा है। जाने ये सारा माल क्या है, ये सारा माजरा क्या है? ये माजरा ये है कि ये टोटल का टोटल सिस्टम है जेड़ा वो कंपनियों के और कारपोरेट के हवाले कर देंगे।
और अब तो मोदी जी ने बिल्कुल सही और सच बात कही है कि हम कोई बिजनेस नहीं करेंगे, सरकार का काम कोई बिजनेस करना नहीं। इसका मतलब बिजनेस करना काम किसका है? कंपनियों का, बड़ी कंपनियों का, कारपोरेट घरानों का। इसलिए वो खेती भी इसी को देना चाहते हैं। इसलिए जब कई लोगों को ये लगता है कि सरकार इसलिए नहीं मान रही कि सरकार के वोट पे असर नहीं पड़ता, कि 100 रुपये जब डीजल पेट्रोल हो गया उदों वोट तक कोई असर नहीं पै रहा। अगर असर पड़ता हो यार फिर तो सरकार 100 रुपये डीजल ही क्यों करे। अब हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा, इसने भी ऐलान कर दिया। क्या ऐलान कर दिया कि जिन 5 जगह पे इलेक्शन होंगे विधानसभा के, अब हम वहां जाएंगे और वहां जाके लोगों से, खास करके फार्मर को कहेंगे कि यार मोदी को वोट नहीं देना, बीजेपी को, एनडीए को वोट नहीं देना और जिसको मर्जी दे दो। मतलब मैं जाति तौर से उनके इस बात से सहमत नहीं हूं। उसकी वजह मैं ये समझता हूं कि यार ये हेरा फेरी करके जीत जाएंगे। वो कहेंगे देखो इन्होंने कहा था कि फार्मर को वोट ना दो, हमें दे दिए वोट, इसलिए आपका जहां बैठना अब ठीक नहीं है, उठ खड़ो ना, लोग तो वोट हमारे को ही देंगे, जीत तो हम ही गए। इसका मतलब जो लॉजिक हमारा फार्मर में अब जा रहा है इन कानूनों के बारे में, और तो हमारा लॉजिक वो वीक हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। अभी तक हमारे किसानों को जागृत करने का ही प्रोग्राम बनना चाहिए। हमें वोट के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम वोट के पचड़े में पड़ गए तो हमारे आंदोलन का भी राजनीतिकरण हो जाएगा, जो अभी तक नहीं हुआ। या हमारी उस लीडरशिप ने अभी तक हमारे आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं करने दिया। इसलिए ये बात आ जी, इसको भी हमारे लोगों को, हमारे फार्मर को, हमारे बुद्धिजीवियों को समझने की जरूरत है। इसलिए ये आंदोलन है जो वो फार्मर वर्सेस कारपोरेट है, और ये पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए कानूनों पे चोट करने वाला आंदोलन है। और इस आंदोलन से बहुत सारे लोगों को शक्ति मिल रही है। जो पार्टियां पहला बोलती नहीं थी ना, अब वो भी बोलने लग गई है। और जो तबके बोली ही नहीं, क्योंकि अभी तक जो भी सरकार ने किया उसका प्रतिरोध पब्लिक में उस तरीके का नहीं हुआ जिस तरीके का ये हो गया। क्योंकि मतलब जब इन्होंने नोटबंदी की, लोग लाइनों में लग गए और लोगों को ये था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और 15-15 लाख शायद जो काला धन आएगा उससे हमारे हिस्से में आ जाएगा, शायद ये लालच भी था लोगों में। कुछ नहीं हुआ। 99.3% जो मतलब करेंसी थी, जिसको ये कहते थे फेक है, झूठी है, जाली है, वो आरबीआई ने गिन ली। और अगर जिन्नी करेंसी अभी गिनने वाली रही है, बाकी है, जैसे जो मतलब जो अपना अमित शाह वाला जो था ना कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें 6-6 करोड़ रुपया एक दिन का इन्होंने जमा कराया था, वो गिनी नहीं गई अभी। और जितनी नेपाल में करेंसी पड़ी है इंडिया की 500 का और 1000 का नोट, सरकार नेपाल की उनके बार बार मतलब वो कह रही है कि यार ये इसको गिन के आप ले जाओ ना, हमारे बैंक में पड़ी है, और इसका मतलब आप हमारे को नया नोट दो, पुराना लेके जाओ अपना। अगर वो ले जाए तो वो बढ़ जाएगी 100% से। इसलिए इन्होंने जो भी किया CAA ले आए, और अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ कहीं। जिनको ये कह रहे थे कि CAA से इनको हम वो नागरिकता दे देंगे, इनको नागरिकता दे देंगे, इतनी देर तक अभी तक उसके बाइलाज ही नहीं बनाए सरकार ने कि जिसको नागरिकता देनी है CAA के तहत, उसको क्या एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसको क्या प्रूफ देने पड़ेंगे। क्योंकि जो इन्होंने
एक बात CAA में कही है ना कि उन लोगों को हम नागरिकता दे सकते हैं जिनका उत्पीड़न हुआ है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में वगैरह वगैरह। अब ये प्रूव करना, अगर मेरे साथ कोई उत्पीड़न हुआ है, पाकिस्तान से मैं आया हूं, तो मेरे को ये प्रूव करना मैं कैसे करूंगा कि मेरा उत्पीड़न हुआ है? ये तो मेरे लिए ही प्रॉब्लम है। इसीलिए इन्होंने कोई भाई इलाज ही नहीं बनाए। अब देखो, जब पिछले दिनी जे अमित शाह जी गए ना असम में, तो इन्होंने घोषणा की कि जब ये वैक्सीन वाला काम कंप्लीट हो जाएगा ना, तब CAA के हम जो बाई रूल है वो बढ़ा देंगे। अब ना नॉर्मल तेल इकट्ठा होवे, ना राधा नच्चे। अब वैक्सीन वाला तो मतलब ये कोरोना वाला तो काम ही टेढ़ा है, इसलिए इसके तो नए नए वेरिएंट भी आ रहे हैं। इसलिए ये सब जो भी इन्होंने किया, इनका कोई प्रतिरोध नहीं हुआ और लोग डिवाइड रहे और लोग डरे रहे। लेकिन ये कानून जब आए तो फार्मर ने इसका प्रतिरोध किया और अब वो प्रतिरोध पूरे देश में हो रहा है। हम किसानों को इन बातों के बारे में चर्चा करनी चाहिए, अपनी जागृति बढ़ानी चाहिए और ये जो जिनके पास जमीन है, खेती करने वाले लोग हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि ये जमीन जो हमारे को मिली है, हमारे बाप दादे दे के गए हैं हमारे को, और उनको उनके बाप दादे दे के गए हैं। और अगर हम इस जमीन को नहीं रख सके और अपने बच्चों को ना ट्रांसफर कर सके, इसका मतलब हमारे ऊपर बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। हम सब फार्मर अपराधी साबित हो जाएंगे कि यार तेरे को तेरे बाप दादे ने दी थी, तू अपने बच्चों को क्यों नहीं ट्रांसफर कर सके, तू क्यों कंपनियों के हवाले कर दीजिए। इसलिए ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इस बात को समझना, इस बात को जागृति में लाना बड़ा जरूरी है। और लास्ट में मैं एक बात कह के ही अपनी बात समाप्त करूंगा। वो बात ये है कि खेती किसानी को बचाने का एक ही तरीका है कि जो मॉडल, जो डिजाइन एग्रीकल्चर का आज चल रहा है, जब तक हम इस डिजाइन को, इस मॉडल को नहीं बदलते, तब तक हम कंपनियों के रूल का मुकाबला नहीं कर सकते। इस मॉडल को, इस ग्रीन रेवोल्यूशन के मॉडल को, क्योंकि जो पूंजीवाद है इसमें एक विशेषता ये है कि जो कोई भी काम करता है तो उसका मानवीय चेहरा तराशता है पहले। जैसे जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का नारा लगा था, तो उस नारे में इन्होंने ये कहा था कि हम हरी क्रांति किस लिए ला रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भूखमरी दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए और कुपोषण को दूर करने के लिए ला रहे हैं। लेकिन आज देख लो कि जब हरी क्रांति आई, उस समय भूखमरी कितनी थी, गरीबी कितनी थी, कुपोषण कितना था और आज कितना है। क्या वो बात सच निकली? गरीबी कम हुई, कुपोषण कम हुआ, भूखमरी कम हुई? नहीं हुई। संगों जो फार्मर था, जिसके पास कोई भी कर्ज नहीं था, आज आपको कोई भी ऐसा फार्मर नहीं मिलेगा जिस पे कर्ज ना हो, किसी बैंक का, किसी साहूकार का, किसी और तरीके का, किसी कंपनी का। इस करके खेती किसानी का एक सलूशन, एक सलूशन जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि खेती को प्राकृतिक मोड़ पे लाना पड़ेगा। खेती को प्राकृतिक मोड़ के लाने के लिए इसके पास संसाधन चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में 60% लोग किसान हैं, तो कम से कम ये 60 नहीं तो 50% हिंदुस्तान का बजट है जो वो खेती किसानी को दिया जाए। अगर हमारे पास 50% पूरे देश का और 50% उस प्रांत का बजट आ जाए और वो किसान अपने तरीके से उसको खर्च करने के रूल बनाएं, अपने नियम बनाएं, अपनी कोई असेंबली बना के, उसमें कोई कमेटी बना के बनाएं, तो हम खेती को कुदरती मोड़ पे ला सकते हैं।
उससे हमारे दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये हो गया कि हमारा जितना भी अन्न है, हमारा जितना भी भोजन है, वो जहरीला जो हो चुका है, जिससे अलग अलग किस्म की बीमारी आ रही है, वो भोजन हम शुद्ध कर सकते हैं, पौष्टिक कर सकते हैं, जहर मुक्त कर सकते हैं वो। दूसरा कि जितनी भी हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जितना हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, अगर हम ये बंद कर देंगे तो कारपोरेट कंपनियों के मुनाफे पे हम चोट कर देंगे और उनके कारखाने बंद हो जाएंगे और जितना वो पोल्यूशन कर रहे हैं वो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, हमारा पर्यावरण भी बच जाएगा और हमारी मानवीय सेहत भी बचेगी, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं जो, उनका स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि लोग इन बातों पे चर्चा करें, हमारे किसान इन बातों पे चर्चा करें और चर्चा करते हुए इसको ग्राउंड पे लाने में आपको अपना सहयोग करें। इतना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बड़ी ही पेशेंस से बात को सुना और समझने की कोशिश की और जिस किसी का भी कोई और है आइडिया है वो रख सकता है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो क्लैरिफिकेशन ले सकता है, किसी को जो पूरे का पूरी गलत लग सकता है उसका राइट है, वो भी अपनी बात है वो रख सकता है। इतना कहता हुआ आप सबका धन्यवाद।